हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज कुमार आनंद एंड यू आर वाचिंग अर्थ संवाद। ऑल यू आर हार्टली वेलकम। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थ संवाद के इस मंच पर। आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग जो है अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा, उन विचारों के आधार पर जहाँ जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना या गुंजाइश है, ऐसे सभी तथ्यों को, ऐसे सभी संकल्पनाओं को, ऐसे सभी विचारों को हमने यहाँ पे प्रश्न के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज के इस सेशन में बच्चों हम लोग चर्चा करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषा के ऊपर बनने वाले प्रश्नों के संदर्भ में। चलते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने बोर्ड पे है बच्चों। पहला प्रश्न जो कि आपके सामने बोर्ड पे है वो क्या है, निम्न में से कौन वो अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते। ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा अर्थशास्त्र को सरल तरीके से, तार्किक तरीके से, सबसे उपयुक्त रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा से हमें अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, उसके विस्तार, उसका अध्ययन क्षेत्र इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है, उसकी महत्ता, उसकी उपयोगिता, उसका विकास क्रम, मतलब ये सामान्य जो एक आउटलुक होता है ना, वो अर्थशास्त्र की परिभाषा से हमको मिल जाता है। ठीक है, उसमें हम आज पहला प्रश्न जो हमारे सामने है बोर्ड पे, उसको आप लोग देखिएगा कि निम्न में से कौन वो अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्रियों का दो वर्ग है। ठीक है, दो वर्ग है। एक वर्ग कहता है कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना कोई आवश्यक नहीं है। अर्थशास्त्र एक नवीन शास्त्र, नवीन विद्या होने के कारण, नया विषय होने के कारण इसके क्षेत्र में, इसकी दृष्टि में, इसके पद्धति में, इसकी प्रणाली में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और विकासशील शास्त्र होने के कारण इसके स्वरूप को निर्धारित करना, स्वरूप इसका निर्धारित नहीं हो सकता है और इसलिए अर्थशास्त्र को परिभाषित करना कोई आवश्यक नहीं है। क्लियर है। तो ऐसे कुछ अर्थशास्त्री हैं जिनके संबंध में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है उनके विचारों के ऊपर। ठीक है, तो पहला प्रश्न है बेटा कि हु अमंग द फॉलोइंग इज दैट इकोनॉमिस्ट हु डज नॉट कंसीडर इट नेसेसरी टू डिफाइन इकोनॉमिक्स। क्लियर। पहला क्या है, जैकब वाइनर, मॉरिस डॉब। तीसरा सी ऑप्शन जो है वो गुन्नौर मेडल और डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जैकब वाइनर वो अर्थशास्त्री हैं जो कहते थे कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना कोई आवश्यक नहीं है, अर्थात अर्थशास्त्र को न परिभाषित करने के समर्थक अर्थशास्त्रियों में पहला और प्रमुख नाम जैकब वाइनर का है, तो ये विकल्प जो है हमारा सही हो जाता है। ठीक है, मॉरिस डॉब जो है, इन्होंने भी अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझा था, तो ये भी विकल्प हमारा सही हो जाता है। गुन्नौर मेडल, ये भी ऐसे अर्थशास्त्रियों के समूह में से आते हैं जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना, अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया जाना कोई आवश्यक नहीं समझते थे। तो इन तीनों अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करना उचित नहीं समझा, इसलिए इस प्रश्न में जो सही उत्तर होगा, सबसे सटीक उत्तर होगा, वो होगा बेटा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम में प्रश्न हल करने बैठते हैं उस समय बहुत तेजी में होते हैं, लेकिन आप लोगों से पुनः मेरा एक बार ये विनम्र आग्रह है कि जब भी आप प्रश्न पत्र के प्रश्नों को पलटें, देखें, तो एक बार उससे प्रॉपरली ग्रो थ्रू हो जाए, उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें। अन्यथा स्थिति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए यही प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस पे आप लोगों ने अच्छा खासा मेहनत किया है। ठीक है, और इसके सभी एस्पेक्ट्स को से आप परिचित हो गए हैं, उसके ऊपर आपकी अच्छी पकड़ बन गई है, अच्छी समझ बन गई है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, 2 घंटे में 125 प्रश्नों को करने का जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण हम लोग कभी कभी एक ऐसी मानवीय भूल कर जाते हैं कि आते हुए प्रश्नों को भी गलत करके चले आते हैं। मतलब इसी को कहते हैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। ठीक है, जैसे यही प्रश्न है, तो इस प्रश्न को हमने पढ़ा। ठीक है, यकीन जानिए अगर आपकी परीक्षा हाल में अगर 100 एस्पिरेंट्स होंगे, 100 आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे जो अभ्यर्थी के रूप में या जो इस परीक्षा को देने के लिए बैठे होंगे, उस 100 में से कम 5-7 तो ऐसे होंगे ही कि जो ये गलती करेंगे ही करेंगे, ये मानवीय भूल करेंगे ही करेंगे। जिनको आता भी हो तो भी ये मानवीय भूल करेंगे। प्रश्न पढ़ा और देखा जैकब वाइनर, हाँ साहब जैकब वाइनर तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के पक्ष में नहीं है, वो इस तथ्य से भली भांति अवगत है और पहला विकल्प ए मारा, ए देखा जैकब वाइनर, उनको मिल गया कि जैकब वाइनर ये जो अर्थशास्त्र की परिभाषा के समर्थक अर्थशास्त्री नहीं है, खट से उसको विकल्प ए लगाया और गोला काला किया, आगे बढ़ गए बड़े आत्मविश्वास के साथ किए, तो प्रश्न हमारा, चलो पहला प्रश्न हमारा सही हो गया। लेकिन समझदार जो बच्चा होगा वो चारों विकल्प को पढ़ेगा, जैकब वाइनर, मॉरिस डॉब भी है, गुन्नौर मेडल भी अर्थशास्त्र को परिभाषित करना उचित नहीं समझते हैं। मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। चलिए, तो इसमें जो पहले जैकब वाइनर साहब हैं, अर्थशास्त्रियों के वो समूह जो कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते हैं, उनमें जैकब वाइनर, मॉरिस डॉब, गुन्नौर मेडल, रिचर्ड जोन्स, कॉम्टे,
ठीक है, इत्यादि अर्थशास्त्री इनका ये मुख्य नाम है जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते। ठीक है, आवश्यक न समझते हैं, इसका कारण क्या है कि कहते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र है, विकासशील होने के कारण इसके विषय वस्तु में, इसके क्षेत्र में, इसके विस्तार में निरंतर परिवर्तन हो रहा है और इस वजह से इसके स्वरूप को निर्धारित करना संभव नहीं है। जब स्वरूप ही निर्धारित नहीं है तो परिभाषा स्वरूप को संक्षेप में व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, तार्किक माध्यम होता है, तो इसी आधार पर कहते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं है। क्लियर है? तो जैकब वाइनर क्या कहते हैं इस संदर्भ में कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं है। जैकब वाइनर का बड़ा प्रसिद्ध कथन है, बहुत फेमस कथन है, ठीक है, स्टेटमेंट है, जिसमें वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र को परिभाषित कैसे करते हैं? कहते हैं अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू। क्लियर? दूसरे नंबर पे आते हैं प्रोफेसर मॉरिस डॉब। जैसा हमने आपकी इसके पहले भी चर्चा की थी कि मॉरिस डॉब साहब जो है वो PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स की चर्चा करते हैं और इस PQLI के द्वारा वो मानव विकास को निर्धारित करने के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी ये जो है पूर्ववर्ती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि आज वैश्विक स्तर पर जिसकी प्रसिद्धि है इस सूचकांक की, और ये अर्थव्यवस्था के विकास के सही स्वरूप को निर्धारित करता है, स्पष्ट करता है, ये दिखाता है कि वस्तुतः अर्थव्यवस्था विकास कर रही है कि नहीं, विकास कर रही है तो सही दिशा में विकास कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो मॉरिस डॉब क्या कहते हैं? मॉरिस डॉब कहते हैं कि अर्थशास्त्र की निश्चित परिभाषा, वो अर्थशास्त्र की निश्चित परिभाषा के विरोधी रहे। पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड कैपिटलिज्म नामक पुस्तक में अपना यह विचार मॉरिस डॉब व्यक्त करते हैं। ठीक, क्लियर? तीसरा कौन सा है? गुनार मेडल। गुनार मेडल का जैसे हमने आपसे कहा था कि गुनार मेडल की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, ठीक है, जो कि एशिया के गरीबी के ऊपर फोकस करके लिखा गया है और उसी के बाद विकास अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा बल मिलता है। क्लियर है? अर्थशास्त्र में 8 प्रश्न पत्र होते हैं बेटा। एक होता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के विकास में गुनार मेडल की उस पुस्तक को एशियन पॉवर्टी को आधार बना करके, एशियन डेप्रिवेशन को आधार बना करके उन्होंने लिखा था। तो एशियन ड्रामा उस पुस्तक का नाम था। तो गुनार मेडल कहते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास निश्चित तौर पे आवश्यक नहीं है और अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कट्टर विरोधी रहे। कौन? गुनार मेडल। गुनार मेडल कहते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय है, क्योंकि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं करने से कोई लाभ नहीं है। अर्थशास्त्र का कोई भी नियम, सिद्धांत अथवा तर्क इसकी परिभाषा से प्रभावित नहीं होता। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के परिभाषा के विरोधी ये तीनों अर्थशास्त्री रहे हैं, इसलिए विकल्प क्या हो गया? इसमें उत्तर डी सही हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे है, मैं सामने से हट गया हूं, आप इसको देख रहे होंगे। जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मत हुआ करते हैं। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? अर्थशास्त्र की परिभाषा देने में जो समस्या आती है या आ सकती है स्वाभाविक रूप से, उसको अपने इस कथन के माध्यम से व्यक्त किया गया है किसी अर्थशास्त्री के द्वारा। और आपसे इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि ये कथन या ये वक्तव्य या ये स्टेटमेंट किस अर्थशास्त्री का है। ठीक है, whenever 6 economists come together there are 7 opinions, this is the statement of which economist? इसमें बताने की कोशिश करिए। रिचर्ड जोन्स, विकल्प ए रिचर्ड जोन्स, विकल्प बी जैकब वाइनर, विकल्प सी श्रीमती बारबरा बूटन और विकल्प डी JM केन्स या केन्स। ठीक है, इसमें जब कभी 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मत हुआ करते हैं। क्लियर? जब कभी 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं वहां 7 मत होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है बच्चों श्रीमती बारबरा बूटन। जैसा हमने आपसे कहा, देखिए रिचर्ड जोन्स भी वो अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते। ठीक है, जैकब वाइनर भी वो अर्थशास्त्री हैं जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते। और अर्थशास्त्र को परिभाषित करने में आने वाली कठिनाइयों का उल्लेख श्रीमती बारबरा बूटन के साथ साथ केन्स ने भी किया है। क्लियर है? लेकिन ये जो कथन है कि जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री एकत्रित होते हैं, whenever 6 economists comes together, ठीक है, वहां 7 मत हुआ करते हैं। there are 7 opinions ना। तो अर्थशास्त्र की वस्तुतः विषय वस्तु क्या है, उद्देश्य क्या है, उपयोगिता क्या है, भूमिका क्या है, इसको सही तरीके से स्थापित करना, इसकी परिभाषा के द्वारा
वो जरा जटिल है, जरा कठिन है, और इसीलिए कुछ अर्थशास्त्री इस अपने वक्तव्यों के द्वारा, अपने स्टेटमेंट्स के द्वारा इस कठिनाई को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिसमें पहला नाम किसका है? बारबरा बूटन। श्रीमती बारबरा बूटन, बूटन नहीं है बेटा, इनका नाम ना बूटन है, ठीक है, बारबरा बूटन। ये तो कहते हैं कि अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक ही नहीं। कौन? रिचर्ड जोन्स और जैकब वाइनर। लेकिन श्रीमती बारबरा बूटन और केन्स इतने कट्टर नहीं है विरोधी, अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के इतने कट्टर विरोधी नहीं है जितने ये रिचर्ड जोन्स और जैकब वाइनर साहब है। ये लोग ये दिखाते हैं कि अर्थशास्त्र एक विकासशील शास्त्र होने के कारण उसके स्वरूप में अस्पष्टता है, इसकी वजह से अर्थशास्त्र को परिभाषित करना प्रायः कठिन होता है, और यही वजह है कि उसकी परिभाषा पे कोई सार्वभौम परिभाषा, सर्वमान्य परिभाषा प्रतिपादित किया जाना संभव नहीं है या बहुत कठिन है, दुर्लभ है, ठीक है। तो श्रीमती बारबरा बूटन। इस प्रश्न नंबर 2 का जो सही उत्तर हुआ वो कौन सा विकल्प हुआ बेटा? विकल्प नंबर सी बारबरा बूटन, ठीक है, श्रीमती बारबरा बूटन है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है, किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा है कि राज्य अर्थव्यवस्था ने, पॉलिटिकल इकोनॉमी ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है? किसने कहा है? ये वक्तव्य आपसे परीक्षा में पूछा गया है, ठीक। ये ऐसे प्रमुख अर्थशास्त्री का कथन है अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा संवेदनशील स्थिति में बना रहता है प्रश्न आने की दृष्टि से। क्लियर है? J.M. केन्स महोदय ने कहा है। पहला ही इसमें विकल्प है बच्चों, J.M. केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ठीक है। जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या कहा है कि पॉलिटिकल इकोनॉमी इज सेड टू हैव स्ट्रैंगल्ड इटसेल्फ विद डेफिनेशंस, ठीक है, ऐसा केन्स महोदय का कहना है। क्लियर? तो केन्स महोदय ने अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में आने वाली कठिनाइयों को अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा व्यक्त करने का प्रयास किया है कि राज्य अर्थव्यवस्था ने परिभाषाओं से अपना गला घोंट लिया है। ये प्रश्न नंबर 3 का विकल्प सही क्या हुआ बच्चों? ए विकल्प सही हुआ। क्लियर है? आगे आते हैं प्रश्न नंबर 4। अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं, अर्थशास्त्र वही है जो अर्थशास्त्री करते हैं, यह प्रसिद्ध कथन दिया गया है। अर्थात इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया है। क्लियर है? तो द फेमस स्टेटमेंट इकोनॉमिक्स इज व्हाट इकोनॉमिस्ट डू हैज बीन गिवन बाय हुम, किसके द्वारा है? वेटले ने नहीं दिया है, हॉर्न ने नहीं दिया है, इंग्राम ने नहीं दिया है, इसको किसने दिया है? जैकब वाइनर ने दिया है। इसके पहले हमने आपसे इसकी चर्चा व्यापक रूप से कर ली है। जैकब वाइनर अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कट्टर विरोधी अर्थशास्त्रियों में से एक उल्लेखनीय प्रमुख नाम है। क्लियर है? इतना दिमाग में रखिएगा। रिचर्ड जोन्स हो गए, बारबरा, श्रीमती बारबरा बूटन हो गई, मॉरिस डॉब हो गए, ठीक है, ये सभी लोग जो है अर्थशास्त्र को परिभाषित करना आवश्यक नहीं समझते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। प्रश्न नंबर 5, अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी विकास क्रम की निम्न सूची का अवलोकन करें। ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है? पहली सूची है अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी, दूसरा है कि अर्थशास्त्र को इस अर्थशास्त्र की उस परिभाषा को प्रतिपादित करने का वर्ष, दोनों को सही रूप से सुमेलित करना है। ठीक है, इसमें लिखा है उक्त सूची को सही कालक्रम में व्यवस्थित करते हुए सही उत्तर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसमें अब आपको मिलाना क्या है कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो दी गई हैं, विविध वर्ग की परिभाषाएं हैं, उनको प्रतिपादित करने का वर्ष जो प्रायः जिसका उल्लेख मिलता है पुस्तकों में, उसके आधार पर हमको इस सूची को सुमेलित करना है, मैच करना है। सभी परिभाषाओं को 5 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, रखा गया है। इसमें से पहला वर्ग क्या है बेटा? अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा देने का प्रारंभिक श्रेय किसको है? अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ महोदय को है। ठीक है, तो धन संबंधी परिभाषा कब दिया गया था बच्चों? यहाँ पे आइए मिलाइए, धन संबंधी परिभाषा दिया गया था 1776 में। 1776 वो वर्ष है जब एडम स्मिथ की पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस, पूरा नाम याद रखिएगा। जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा से संबंधित जो लेक्चर है ना, उसमें हमने आपको स्पष्ट बताया है कि वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की पुस्तक का, जो कि सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रही है, हम ये कह सकते हैं एक तरह से कि जेएम केन्स की जो पुस्तक है 1929 के मंदी के निराकरण के संदर्भ में जो उन्होंने लिखा था, उसके साथ साथ ये भी एक ऐसी पुस्तक है जिसने अर्थशास्त्र को बहुत ही व्यापक रूप से और बहुत ही गहन तरीके से
प्रभावित किया है, इसके विचारों का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि यकीन जानिए कि इस पुस्तक की प्रकाशन 1776 में होता है। 1776 से लेकर के 1890 तक इस पुस्तक में प्रतिपादित विचारों को, ठीक है, प्रतिपादित संकल्पना और सिद्धांतों को पर कोई उंगली उठाने की जहमत या हिम्मत कह सकते हैं नहीं करता था, ठीक है। इतना व्यापक स्वीकृति प्राप्त थी इसको प्रबुद्ध वर्गों में, नीति निर्धारक वर्गों में, सरकारी क्षेत्र में, क्लियर है, और सामान्य समाज में भी। तो धन संबंधी परिभाषा देने का श्रेय या शुरुआत किसके द्वारा होती है? एडम स्मिथ, और वो कब होता है? जब 1776 में उनकी प्रकाशित होती है पुस्तक, तभी से इसकी शुरुआत मानी जाती है, क्लियर है। तो पहला क्या हो गया बेटा? वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक एडम स्मिथ की, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया था। कल्याण संबंधी परिभाषा, वेलफेयर रिलेटेड डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ये कब आया था? ये मार्शल के द्वारा दिया गया था, ये 1890 में। 1890 में इनकी भी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित होती है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स जो प्रकाशित होती है 1890 में, उन्होंने उस अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा प्रतिपादित जो विचार थे, आर्थिक विचार थे, उनमें जो कमियां थी, उनमें जो विसंगतियां थी, उनमें जो समस्याएं थी, उन सबको दूर करके उसमें सुधार करने का प्रयास किया है। और इस क्रम में उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स अपनी पुस्तक में बड़ा विशद विवेचना किया है, ठीक है, आर्थिक मुद्दों पर, और खासकर जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के द्वारा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स के द्वारा जो विचार व्यक्त किए गए थे, उन विचारों में जो कमियां थी, जो समस्याएं थी, उनमें सुधार करने का उल्लेखनीय प्रयास किया गया है। और वो पुस्तक कब प्रकाशित होती है बेटा? 1890 में, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, किसकी? अल्फ्रेड मार्शल की अर्थशास्त्र की परिभाषा धन केंद्रित हो गई थी, धन ही सब कुछ था। इंसान जो है या मानव जो है, धन के सामने मानव भी द्वितीय स्तर पे उसको रखा गया था। इस कमी को दूर करके और उन्होंने प्रतिपादित किया अपनी इस पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में, जो कि 1890 में प्रकाशित हुई थी, कि अर्थशास्त्र मानव के लिए है, मानव अर्थशास्त्र के लिए नहीं, अर्थात धन मानव के लिए है, मानव धन के लिए नहीं है। मतलब कि जो धन संबंधी परिभाषा में धन को ही सबसे प्रमुख स्थान दिया गया था, ठीक है, मानव से भी ऊपर धन को स्थान दिया गया था, और धन के आगे पीछे कोई नहीं था, धन के सामने कोई था ही नहीं, ठीक है। उस कमी को दूर करने के प्रयास में इन्होंने मार्शल ने क्या दिया था? कल्याण संबंधी परिभाषा अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक में, जो कि 1890 में प्रकाशित होती है, क्लियर है। चलिए, तो दूसरा कल्याण संबंधी परिभाषा 1890 में प्रकाशित होती, उसका वर्ष क्या है? 1890, ठीक है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, धन संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्राथमिक प्रयास है। उसके बाद से उसमें सुधार करके जो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था, उसके अगुआ अर्थशास्त्री कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल थे, और उन्होंने कल्याण संबंधी परिभाषा दी अर्थशास्त्र की, कल्याण को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया। और तीसरी परिभाषा है दुर्लभता संबंधी परिभाषा। देखिए, विकास का क्रम भी है ये। धन संबंधी परिभाषा में बहुत सी कमियां थी, उन कमियों में बहुत ही बेहतर सुधार करके उसको परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास मार्शल साहब ने किया। लेकिन मार्शल साहब ने भी कल्याण को केंद्र में रख करके और अन्य चीजों को संचित करके भौतिक कल्याण की बात करते हैं, जिससे कि वो सेवाओं इत्यादि को छोड़ देते हैं, केवल वस्तुओं के ऊपर अपना विश्लेषण केंद्रित करते हैं, और इसलिए अर्थशास्त्र का जो विस्तार होता है उसको संकुचित कर देते हैं, ठीक है। तो उसको दूर करने का प्रयास दुर्लभता संबंधी परिभाषा के द्वारा किया गया। और ये कब किया गया? 1932 में बच्चों, 1932 में, ठीक। 1932 में लॉर्ड लियोनल रॉबिन्स की पुस्तक प्रकाशित होती है, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये पुस्तक प्रकाशित होती है, पुस्तक का नाम है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और ये पुस्तक प्रकाशित कब होती है? 1932 में। तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा की शुरुआत कब से मानी जा रही है? 1932 से। और विकास संबंधी परिभाषा, जो कि अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में सबसे बेहतर परिभाषा है, सबसे अर्थशास्त्र को संक्षेप में व्यक्त करने का सबसे बेहतर और उपयुक्त प्रयास किसके द्वारा किया गया है? विकास संबंधी परिभाषा के द्वारा। और विकास संबंधी परिभाषा देने का श्रेय पॉल ए सैमुअल्सन को है, ठीक है। सैमुअल्सन साहब ने 1948 में अपनी पुस्तक लिखी थी, और उसके अंतर्गत उन्होंने अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया, क्लियर। तो आइए मिलाते हैं। धन संबंधी परिभाषा 1776, ए का 3 इसमें भी है, ए का 3 इसमें भी, ठीक है। कल्याण संबंधी परिभाषा की शुरुआत का वर्ष माना जाता है 1890, ठीक है। बी का हो गया 4 बच्चों, बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी है, इसमें से किसी में नहीं है, इसमें तो ए मिल ही नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब तीसरी आती दुर्लभता संबंधी परिभाषा 1932, मतलब सी का 1 हो गया, तो सी का 2 है, ये सी का
1 है। विकल्प नंबर डी सही है इसमें, ठीक है। धन संबंधी परिभाषा 1776, ए का 3 हो गया। कल्याण संबंधी परिभाषा 1890, बी का 4 हो गया। दुर्लभता संबंधी परिभाषा 1932, सी का 1 हो गया। और विकास संबंधी परिभाषा जो कि सैमुअल्सन द्वारा 1948 में दी गई थी, डी का 4 हो गया। क्लियर। तो इस प्रश्न का उत्तर सही विकल्प क्या सही है बेटा? सही विकल्प क्या हो गया? विकल्प नंबर डी, ठीक है। अंतिम आ जाते हैं विकास संबंधी परिभाषा की बात करें तो विकास संबंधी परिभाषा पॉल ए सैमुअल्सन की पुस्तक है इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। इसमें प्रश्न नंबर 5 का जो सही विकल्प है वो विकल्प नंबर डी है, ठीक है। ये धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा और विकास संबंधी परिभाषा अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के को प्रतिपादित करने का जो प्रयास किया गया है उसमें निरंतर बेहतरी होती गई है इन प्रयासों के द्वारा। और सबसे उत्तम प्रयास या सबसे उपयुक्त प्रयास अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जिसका माना जाता है वो कौन है? पॉल ए सैमुअल्सन द्वारा विकास दी गई विकास अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा या विकास संबंधी परिभाषा, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की महान पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? इनकी जो पुस्तक है ना, इन्होंने कई किताबें लिखी थी, लेकिन ये किताब इतनी ज्यादा लोकप्रिय हुई थी तत्कालीन समय में कि उसकी कोई तुलना नहीं थी, अद्वितीय रूप से लोकप्रिय हुई थी ये पुस्तक इनकी, ठीक है। तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये प्रकाशित कब हुई थी? ठीक है, ये प्रकाशित हुई थी बेटा, जैसा हम लोगों ने अभी चर्चा की, 1776 में। अगर और स्पेसिफिकली इसको हम आपको एलेबोरेट करें या एक्सप्लेन करें तो 9 मार्च, याद रखिएगा कब? 9 मार्च 1776 वो दिन था जबकि ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। कौन सी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर है। तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा सरकार के सिद्धांतों को निर्धारित करने के विषय पर लिखी गई अत्यधिक बहुमूल्य पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस। संक्षेप में इसको कहते हैं बेटा वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। लेकिन पूरा नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इसको संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं? संक्षेप में हम लोग कहते हैं वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। संक्षेप में हम लोग क्या कहते हैं इसको? वेल्थ ऑफ नेशंस। क्लियर। पूरा नाम जब किया एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। और यही एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित जिस स्वरूप में किया है इसकी परिभाषा भी यही है। कहते हैं कि अर्थशास्त्र के मुख्य विषय वस्तु धन के कारणों की खोज करना, धन के स्वरूप को निर्धारित करना, उसके कारणों की खोज करना है, ठीक है। इंग्लैंड की सरकारी नीतियों पर इसका इतना गहरा असर पड़ा कि मत पूछिए। इस संबंध में हेनरी थॉमस बकील कहते हैं इस संबंध में, इस पुस्तक की लोकप्रियता के संबंध में कि 1783 से लेकर के 1800 तक, ठीक है, 1783 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी तक के 17 वर्ष की इस अवधि में 37 बार ब्रिटिश संसद ने इस पुस्तक पर सदन में चर्चा की थी। इतनी महत्वपूर्ण थी ये। क्लियर है। रैमसे मैकुलस जो कि स्कूल ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो विचार प्रतिपादित किए गए थे उसके बड़े प्रबल समर्थक थे रामसे मैकुलस। और रामसे मैकुलस क्या कहते हैं? रामसे मैकुलस कहते हैं कि द वेल्थ ऑफ नेशन का सभ्य संसार के विधान तथा लोकमत पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा जितना किसी अन्य लेखन कार्य का इससे पहले नहीं पड़ा। क्लियर है। तो ये रामसे मैकुलस का कहना है। तो वेल्थ ऑफ नेशंस का कह सकते हैं आप कि लेखन कार्य जो था ना, जो पुस्तक लिखने में समय लगाया था वो 12 साल में ये पुस्तक लिखी थी इन्होंने। मतलब क्या है कि 1764 से लिखना शुरू किया था और 1776 में ये प्रकाशित होती है फाइनली। कब? 9 मार्च 1776 को, 9th of March 1776 को ये पब्लिश होती है पुस्तक। किसकी? एडम स्मिथ की, जिसने कि अर्थशास्त्र को नए कलेवर में विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया और इतना व्यवस्थित, इतना तार्किक और इतना ही सरल रूप में इस पुस्तक को लिखा गया है कि इसका अमिट प्रभाव, बहुत दूर तक प्रभाव पड़ा समाज पर, व्यापक प्रभाव पड़ा, न सिर्फ समाज पर बल्कि सरकार की नीतियों पर, सरकार के कार्यों पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा था। ठीक है। तो
ऐसा नहीं कि एडम स्मिथ की इस पुस्तक के सब प्रशंसक ही थे। जॉन रस्किन, जो कि उस समय के प्रसिद्ध इतिहासवादी विचारक हुआ करते थे, जॉन रस्किन ने कहा है कि पुस्तक की जो है, ये जो पुस्तक है एडम स्मिथ के द्वारा लिखा हुआ, तो उसके संबंध में उन्होंने लिखा है कि स्मिथ स्कॉटलैंड के ऐसे पागल निवासी थे जिन्होंने मनुष्य को ईश्वर की निंदा करना सिखाया। बहुत बड़ी समस्या थी उस समय, ठीक है। जैसे कॉपरनिकस ने कहा था ना कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, जबकि धर्म में कहा गया था कि पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह सूर्य के समेत सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। उनको जो है बड़ी निंदा का शिकार होना पड़ा, आलोचना का शिकार होना पड़ा, बहुत उसके लिए उनको जो है विरोधों का सामना करना पड़ा, ठीक है। और लोगों को तो मार दिया जाता था। जिसने भी ईश्वर की निंदा की, धार्मिक मान्यताओं की निंदा की या उसके विरोध में कुछ कहा, भले वो तार्किक हो, वो वैज्ञानिक हो और बिल्कुल सही क्यों ना हो, उस समय उसको जो है बहुत उत्पीड़न किया जाता था उसका। और इसी क्रम में ये ऐसा कहते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कहते हैं, ये महोदय कहते हैं जॉन रस्किन साहब कि स्मिथ स्कॉटलैंड के ऐसे पागल निवासी थे जिन्होंने मनुष्य को ईश्वर की निंदा करना सिखाया है, ठीक है। तो स्मिथ इन्होंने इसकी आलोचना की है। आलोचना करने का कारण यह था कि उन्होंने भौतिकवाद को ज्यादा प्रश्रय दिया, ठीक है, और धर्म का बोलबाला था। तो धर्म के प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने का कोई भी प्रयास जो है उस समय के लोगों को गवारा नहीं था। उसी क्रम में जॉन रस्किन ने ये आलोचना की है कि ये मनुष्य को ईश्वर की निंदा करना सिखाते हैं, ठीक है। तो स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही सरल और बहुत ही रोचक शैली में लिखा है, और यही कारण है कि ये पुस्तक इनकी बहुत ज्यादा फेमस और लोकप्रिय थी। प्रश्न नंबर 6 के बाद हम लोग पढ़ते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर। अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए किसने कहा था कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज से संबंधित है। इसके पहले हमने आपसे कहा कि ये जो हमने आपसे कहा था कि ये जो पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब वेल्थ के नेचर, मतलब वेल्थ के स्वरूप के खोज करना और वेल्थ के अर्थात धन के कारणों की खोज करना, यही अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है। ये एडम स्मिथ साहब कहते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा ही उनकी पुस्तक जो उनका है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा भी है, जो कि टाइटल है उनकी उस लोकप्रिय पुस्तक का, ठीक है। धन के स्वरूप तथा धन के कारणों की खोज करना ही अर्थशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? व्हाइल गिविंग द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स हु सेड दैट इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी ऑफ द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये एडम स्मिथ साहब कहते हैं, क्लियर। तो प्रश्न नंबर 7 का विकल्प क्या हो गया सही? ए, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। किसका कथन है? कभी कभी आपसे परीक्षा में स्टेटमेंट भी पूछ लिया जाता है ना, स्टेटमेंट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वही स्टेटमेंट है यहाँ पे बेटा ये। तो ये वान हरमन का कथन नहीं है, जर्मी बेंथम का कथन नहीं है, जेबी से का कथन है ये, ठीक है। अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है, ये है जेबी से के द्वारा कहा गया, ठीक है। जेबी से, जेएस मिल, ये लोग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। ये अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हैं, तो अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के केंद्र में धन को रखते हैं, ठीक है। धन को सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं, क्लियर है। और इस क्रम में जेबीसी ने क्या कहा है? अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। ये ऐसा कहना है जॉन बैप्टिस्ट से, जेबी से, ठीक है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, आगे पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आय और रोजगार निर्धारण का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो सिद्धांत आधारित है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इस संकल्पना पर जेबीसे के, ठीक है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। जेबीसे कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। जर्मी बेंथम इंग्लैंड के थे, जेएस मिल भी इंग्लैंड के थे। चलिए प्रश्न नंबर 9, राजनैतिक अर्थशास्त्र का संबंध धन के स्वभाव, उसके उत्पादन और वितरण के नियमों से है। अर्थशास्त्र मनुष्य से संबंधित धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र की इस परिभाषा के प्रतिपादक अर्थशास्त्री हैं, एडम स्मिथ नहीं है,
ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कैसा विचार व्यक्त किया था, किस प्रकार का उनका चिंतन था उसके संबंध में। ये है जेएस मिल साहब, जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि एडम स्मिथ के बड़े प्रबल समर्थक थे। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ मनी रिलेटेड टू ह्यूमंस। ठीक, तो ये परिभाषा अर्थशास्त्र को इस रूप में परिभाषित करने का प्रयास जेएस मिल साहब के द्वारा किया गया है। प्रश्न नंबर 9 का विकल्प हो गया सही बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। इसका मतलब हम लोग अभी धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, उसी के इर्द गिर्द अभी हम लोग परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, ये धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के ऊपर जितने प्रश्न बनने की गुंजाइश है, उन प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध धन से है। किसने कहा था? ये कहा था बच्चों, माल्थस ने नहीं कहा था, रिकार्डो ने नहीं कहा था, बेंथम ने नहीं कहा था, ये कहा था वाकर ने, एफ ए वाकर। ठीक है, तो विकल्प क्या हो गया सही? 10, प्रश्न नंबर 10 का विकल्प डी सही हो गया। इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ दैट पार्ट ऑफ नॉलेज व्हिच रिलेट्स टू वेल्थ, ये कहा है एफ ए वाकर ने। ये भी धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने से संबंधित अर्थशास्त्रियों के समूह से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, किस अर्थशास्त्री के आर्थिक विचारों, विशेषता अर्थशास्त्र की परिभाषा से आर्थिक मनुष्य की संकल्पना प्राप्त होती है? इकोनॉमिक मैन। ठीक है, ये है इकोनॉमिक मैन। इकोनॉमिक मैन, ये संकल्पना, आर्थिक मनुष्य, ये जो संकल्पना व्यक्त की गई है अर्थशास्त्र की किताबों में, वो किससे संबंधित है? उसकी उत्पत्ति कब होती है? किस पृष्ठभूमि में होती है? किसके विचारों के कारण होती है? तो ये जो है किस अर्थशास्त्री के आर्थिक विचारों, विशेषता अर्थशास्त्र की परिभाषा से आर्थिक मनुष्य की संकल्पना प्राप्त होती है। ठीक है, यहां पे आ गया। अगर दूसरे स्वरूप में पूछना होता तो पूछता है किस अर्थशास्त्री के द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा के आधार पर आर्थिक मनुष्य की संकल्पना सामने आती है। या इसको दूसरे रूप में स्वरूप में पूछा जा सकता है कि निम्न में से आर्थिक मनुष्य की संकल्पना निम्न में से किस अर्थशास्त्री के नाम से संबंधित है। ठीक है, कुछ भी किसी स्वरूप में दे, कुल मिलाकर के जो आर्थिक विचार है ना, किसी एक अर्थशास्त्री का आर्थिक विचार ऐसा है कि उस आर्थिक विचार से आर्थिक मनुष्य की संकल्पना, जो प्रतिध्वनि निकल कर आती है, जो निष्कर्ष निकल करके आता है, वो आर्थिक मनुष्य की संकल्पना को स्थापित करता है। अर्थात बताता है कि मनुष्य क्या है? एक आर्थिक प्राणी है। मतलब धन, हाय पैसा, धन कैसे प्राप्त करें, उसमें कैसे वृद्धि करें, इसी के बारे में चिंतन करता रहता है, और यही उसके सभी गतिविधियों का के केंद्र में होता है। ठीक है, तो विच इकोनॉमिस्ट economic idea, especially the definition of economics as economic man get the concept of। ठीक है, ये है बच्चों एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ साहब के विचारों से अर्थशास्त्र को धन को केंद्र में रख करके परिभाषित करने का जो प्रयास किया है एडम स्मिथ ने, उनके उस प्रयास के आधार पर ये निष्कर्ष प्रतिपादित होता है कि मनुष्य जो है केवल धन के प्रयास में रहता है, और इसलिए उसको आर्थिक मनुष्य कहा गया। ठीक है, तो स्मिथ महोदय की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक कौन सी थी? वेल्थ ऑफ नेशन। उसका केंद्रीय विचार क्या था? स्वहित था। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट। जो वेल्थ ऑफ नेशन था ना, उसका जो सेंट्रल, मतलब बिल्कुल कहीं बेसिक जो था, बेस उसका था ना, वो क्या था? सेल्फ इंटरेस्ट। वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो स्वहित को ध्यान में रख करके करता है। ठीक है, स्वहित ही उसका जो है वो प्रेरक होता है, मार्गदर्शक होता है, नियामक होता है। ठीक है, अगर उसको किसी काम में उसका अपना हित नहीं सधता है तो उस काम को नहीं करेगा। मतलब केवल धन जो कि वो प्राप्त करना चाहता है वही उसका हित है, तो धन जहां से प्राप्त होगा, जैसे प्राप्त होगा, उसी कार्य को करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक थी एडम स्मिथ की, उसका जो सबसे मुख्य मूल भावना उसकी जो थी वो क्या थी? स्वहित। ठीक है, या सेल्फ इंटरेस्ट। इस स्वहित की भावना के कारण ही
हमको वो कहते हैं, एडम स्मिथ कहते हैं कि इस स्वहित के भावना के कारण ही हमको नॉन बाई, जिसको हम लोग बेकर कहते हैं, शराब बनाने वाला जिसको हम लोग ब्रूअर कहते हैं, ठीक है, और कसाई जिसको हम लोग बूचर कहते हैं, वो जो है रोटी, मदिरा और मांस हमको उपलब्ध इसीलिए कराता है कि उसके बदले में उसको धन मिलता है, मतलब उसका हित पूरा होता है, जिसको उन्होंने सेल्फ इंटरेस्ट कहा है, ठीक है। और हित क्या है? धन प्राप्त करना। धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने किया था उसमें वो ये मानते हैं कि व्यक्ति केवल धन के लिए ही कार्य करना चाहिए, उसको करता है, ठीक है, अन्य किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर के वो गतिविधि संचालित नहीं करता अपना। तो वो कहते हैं कि जो बेकर से हमको ब्रेड मिलता है, रोटी मिलती है ना, वो इसलिए वो नहीं हमको उपलब्ध कराता है कि उससे जो है उसको सोचेगा कि सामने वाले का पेट भर जाएगा तो उसको जो है पुण्य मिलेगा, सामने वाले का कल्याण होगा तो उसके मन में एक अच्छी जो है उसके मन में एक अच्छा जो है भाव आएगा, है ना, कल्याण का भाव, परोपकार का भाव, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं एडम स्मिथ साहब, कहते हैं कि वो जो ब्रेड उपलब्ध कराता है उसके बदले में जो धन देते हैं वो उसका लाभ है, उससे उसको धन की प्राप्ति होती है। तो जो बेकर है ना, उसके हित को प्रेरित करके ही हम उससे ब्रेड प्राप्त करते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो मतलब कहने का आर्थिक मनुष्य मतलब जो भी कार्य करता है सिर्फ और सिर्फ धन के लिए करता है, और इसी पृष्ठभूमि में आर्थिक मनुष्य की संकल्पना जन्म लेती है, और ये संबंधित है किसमें? किससे? एडम स्मिथ साहब से। क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 11 का विकल्प हो गया बच्चों सी सही। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। अर्थशास्त्र को किस परिभाषा की आलोचना में, या ऐसे लिखेंगे इसको, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, किस परिभाषा की आलोचना में अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान कहा गया, डिसमल साइंस कहा गया? ठीक है, किस परिभाषा की आलोचना में, या कहीं अर्थशास्त्र की किस परिभाषा की आलोचना में अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान कहा गया? ठीक है, तो अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान कहने का श्रेय किसको है? जैसे हमने आपको कहा कि घृणित विज्ञान अर्थशास्त्र को व्यंग से या आलोचना से घृणित विज्ञान कहा गया है, और घृणित विज्ञान कहने की जो पृष्ठभूमि है वो धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा, जिसमें उन्होंने धन को ही सब कुछ माना है, मनुष्य कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ धन है। इस पृष्ठभूमि में जो प्रतिध्वनि निकल करके आती है, कुछ विचारक जो है उस समय इसकी निंदा करते हुए कहते हैं कि ये घृणित विज्ञान है। ठीक है, केवल पैसे की बात करता है, और किसी चीज की इसकी नजर में कोई अहमियत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वक्त ही नहीं है, और इसलिए क्या है, ये घृणित विज्ञान है जो केवल पैसे के पीछे भागता है। ठीक है, और कुछ नहीं, ना दाएं ना बाएं, सीधा केवल धन के ऊपर उसकी नजर होती है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को या ऐसे प्रयास को सामान्यतः समाज में जो है उचित नहीं माना जाता। व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है ना वो संतुलित रहता है, तभी समाज में उसको स्वीकार्यता मिलती है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, व्यक्तित्व असंतुलित हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति केवल धन, केवल पैसे के बारे में विचार करेगा, किसी की पैसे के बारे में सोचता रहेगा, ना रिश्ता रहेगा, ना नाता रहेगा, ना रिश्तेदारी रहेगी, ना मित्रता रहेगा, न दान रहेगा, न दया रहेगा, न धन रहेगा, न परोपकार रहेगा, न संवेदनशीलता रहेगी, केवल और केवल पैसे के बारे में सोचता है। तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति के इस विचार को और उसके इस प्रयास को समाज का बहुसंख्य वर्ग जो होता है वो घृणा की नजर से देखता है, और इसी संदर्भ में इसको घृणित विज्ञान, अर्थशास्त्र को धन को केंद्र में रख करके परिभाषित करने के कारण जो प्रभाव पड़ा उसके कारण इसको घृणित विज्ञान कहा गया, कह के इसकी आलोचना की गई। और ऐसा कहने वाले स्कॉटलैंड के निवासी थे प्रसिद्ध इतिहासवादी विचारक थॉमस कार्लाइल। ठीक है, थॉमस कार्लाइल, याद रखिएगा आप लोग, ये नाम हो सकता है कि आपसे परीक्षा में ये नाम ही पूछ लिया जाए कि धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना में जो घृणित विज्ञान, अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान की जो संज्ञा दी गई है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो थॉमस कार्लाइल नामक वो प्रसिद्ध इतिहासवादी विचारक हैं जिन्होंने धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के प्रयास के कारण अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान की संज्ञा दी। ठीक है, और साथ ही साथ इसको कुबेर की विद्या भी कहा है। दूसरा भी इसकी आलोचना करते हुए कहा कुबेर की विद्या, सिर्फ पैसे की बात करती है, सिर्फ धन की ही बात करता है अर्थशास्त्र, इसलिए इस संदर्भ में इसको कुबेर की विद्या, गॉस्पेल ऑफ मैमन, ये भी कहा है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध इतिहासवादी विचारक थॉमस कार्लाइल ने 19वीं सदी में भौतिकवादी धन, मैटेरियल वेल्थ, ठीक है,
और उपयोगितावाद यूटिलिटेरियनिज्म के पर अतिशय बल देने के कारण, आवश्यकता से अधिक बल देने के कारण अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान या डिसमल साइंस कह करके इसकी आलोचना की है। और कुबेर की विद्या, गॉस्पेल ऑफ मैमन जो कहा गया है, जैसे आपने आपसे कहा कि मैमन जो होता है ना, वो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में जो है वो भौतिक संपदा का, भौतिक धन का जो है प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो हाय पैसा केवल धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा किया गया है, उसके पृष्ठभूमि या उसी के कारण जो है थॉमस कार्लाइल महोदय ने इसे कुबेर की विद्या भी कहा है। तो अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है बच्चों कि घृणित विज्ञान, तो घृणित विज्ञान भी थॉमस कार्लाइल ने कहा है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, 19वीं सदी में उन्होंने ऐसा कह करके इसकी आलोचना की है। और कुबेर की विद्या, धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचना कुबेर की विद्या अर्थशास्त्र को कह करके उसकी आलोचना करने वाले भी थॉमस कार्लाइल है। क्लियर है? तो अर्थशास्त्र के किस परिभाषा की आलोचना में, अर्थशास्त्र के किस परिभाषा की आलोचना में अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान कहा गया? अगर हम ये बदल दें, घृणित विज्ञान के पे कुबेर की विद्या कहा गया, तो भी बात वही है। ठीक है, धन संबंधी परिभाषा है। क्लियर है? धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने के कारण उस परिभाषा में जो विकृतियां आई, जो कमियां आई, उसका जो नकारात्मक प्रभाव अर्थ समाज पर पड़ा, उसी के कारण इसको अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान या कुबेर की विद्या या रोटी मक्खन का विज्ञान, कुबेर की विद्या या रोटी मक्खन का विज्ञान ऐसा कहा जाने लगा। ठीक है, रोटी मक्खन का विज्ञान, ब्रेड बटर साइंस। ठीक है, रोटी मक्खन का विज्ञान। ये आलोचना धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा की पृष्ठभूमि में की जाती रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने कितने प्रश्न किए? 11 प्रश्न किए, 12 प्रश्न किए। ठीक है, आइए बच्चों अब आते हैं हम लोग 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 इज अर्थशास्त्र की किस परिभाषा के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन को सर्वाधिक बल मिला? सटीक उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज गॉट द मोस्ट एम्फेसिस? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये है प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, as a result of which definition of economics maximum exploitation of natural resources got the most emphasis? ठीक है, इसको आप प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र की वो कौन सी परिभाषा है। ठीक है, 5 वर्गों में अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास जो किया गया है, उसमें से कौन सा वो वर्ग है अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन को सर्वाधिक बल मिला? सटीक उत्तर का चयन करिए। देखिए, कल्याण संबंधी परिभाषा, कल्याण को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास, जिसके प्रमुख अर्थशास्त्री मार्शल हैं। ठीक है, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, दुर्लभता को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास, जिसका प्रतिपादन जो है रॉबिन्स साहब ने किया था। धन को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा किया गया था, जिसके अगुआ इसके जो है प्रधान अर्थशास्त्री एडम स्मिथ महोदय थे। ठीक है, और विकासवादी परिभाषा, विकास को केंद्र में रखकर के अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया था पॉल ए सैमुएल्सन के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछ ये रहा है कि इन चारों प्रकार के अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी 4 वर्गों में कौन सा वो अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधी वर्ग है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के अधिकाधिक दोहन को बल मिलता है? तो वो बच्चों है धन संबंधी परिभाषा। जब हमको ये सिखाया जाएगा कि धन ही सर्वोच्च उद्देश्य है, धन प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य है, और अधिकाधिक धन जो ही जितना अधिक धन प्राप्त करता है वो उतना ही सफल होता है, उसका जीवन उतना ही सार्थक होता है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा समस्त प्रयासों का केंद्र बिंदु कौन सा, क्या चीज होगी? धन होगी। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना। और धन प्राप्त कैसे होता है? धन प्राप्त करने का एकमात्र वैध स्रोत क्या है बेटा? उत्पादन है। और जब हम उत्पादन को, धन को बढ़ाने के क्रम में उत्पादन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? उत्पादन को बढ़ाने के क्रम में हम क्या करेंगे? प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करेंगे। ठीक है, और इस क्रम में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना। जितना ही ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करेंगे उतना ही ज्यादा धन प्राप्त होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना, और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का दोहन या एक्सप्लॉयटेशन करना,
और यही वो विचार, वो केंद्र है जो कि आज हमारे सामने पर्यावरण के असंतुलन, पारिस्थितिकी के क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्मन, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन इत्यादि जैसी गंभीर समस्याओं के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, तो भौतिकवादी विचार को केंद्र में रख करके धन को ही सब कुछ मान लेने के कारण मनुष्य का प्रयास हाय पैसा या अधिकाधिक धन प्राप्ति की तरफ होगा। जब अधिकाधिक धन प्राप्ति ही लक्ष्य रहेगा, केंद्र रहेगा सभी गतिविधियों का मनुष्य का, तो मनुष्य के सभी गतिविधियों का लक्ष्य या केंद्र धन रहेगा, ज्यादा धन प्राप्त करना रहेगा, तो ज्यादा उत्पादन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उत्पादन ही एकमात्र स्रोत है जहां से धन प्राप्त होता है। और इस क्रम में उत्पादन कैसे होता है? प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर होता है। प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त मटेरियल को हम लोग रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके और उसको अपनी आवश्यकता के अनुरूप विविध प्रकार की वस्तुओं में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन ही वो आधार हैं जहां से वस्तुओं के उत्पादन की शुरुआत होती है। तो जितना ही ज्यादा धन के पीछे भागेंगे उतना ही ज्यादा उत्पादन का प्रयास करेंगे, जितना उत्पादन का प्रयास करेंगे उतना ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। और दोहन तो ठीक है, जब उसको आवश्यकता से ज्यादा उसका उपयोग कर लिया जाए प्राकृतिक संसाधनों का, तो प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो जाएगा वो। ठीक है, तो जब शोषण हो जाएगा तो जो नेचर का इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके आधार पे अपने आप को बैलेंस रखती है, वो डिसबैलेंस हो जाएगा। इंटरनल मैकेनिज्म नेचर का जब डिसबैलेंस हो जाएगा तो क्या होगा? क्लाइमेट चेंज के रूप में दुष्प्रभाव हमारे सामने आएगा, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में दुष्प्रभाव सामने आएगा, मौसम चक्र के परिवर्तन के रूप में, ठीक है, दुष्प्रभाव हमारे सामने आएगा और विविध प्रकार की समस्याओं से हम लोगों को परेशान करेगा ये प्रभाव। क्लियर है? चलिए, तो आज जो है हम लोग मौसम के परिवर्तन को देख रहे हैं, वैश्विक उष्मन या ग्लोबल वार्मिंग को देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज को देख रहे हैं, पर्यावरण क्षरण को देख रहे हैं, पारिस्थितिकी असंतुलन को देख रहे हैं। ठीक है, इन सब के केंद्र में आप कह सकते हैं कि वो दृष्टि है जो धन को ही सब कुछ मानती है, हाय धन के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा धन को बढ़ाने के क्रम में का प्रयास करती है, और उस प्रयास में वो क्या करती है? प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा दोहन करती है। प्राकृतिक संसाधनों के जो संतुलन को इस प्रयास में अपने मानव भंग कर देता है। जब भंग कर देता है तो प्रकृति में कभी भी विरूपता नहीं होती है, विसंगति नहीं होती है। ठीक है, एक रूपता पाई जाती है। दिन के बाद रात होनी है तो रात ही होगी। ठीक, सर्दी के बाद गर्मी आनी है तो गर्मी ही आएगी, बरसात नहीं आ जाएगा। तो प्रकृति में कहीं जो है विरूपता नहीं पाई जाती है, असंगति नहीं पाई जाती है। एक क्रम में, एक निर्धारण में, एक रास्ते पे प्रकृति चलती है और इसी हिसाब से अपने इसी प्रयास में अपने आप को संतुलित रखती है। ठीक है, तो उस संतुलन में जब खलल पड़ेगा प्रकृति के संतुलन में, तो फिर क्या होगा? भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, मौसम चक्र बदलेगा तो फसल चक्र परिवर्तित होगा, नदियों का पानी जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र तल बढ़ेगा तो डिस्प्लेस होंगे, समुद्र के किनारे बीच मतलब तट पे, समुद्र से के तट से संबंधित लोग जो रहने वाले जो हैं वो विस्थापित होंगे। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग चूंकि प्रकृति के ऊपर निर्भर हैं, प्रकृति ही जब असंतुलित हो जाएगी तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा, प्रकृति ज्यादा असंतुलित हो जाएगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त हो जाएगा, समाप्त होने की स्थिति तक आ सकता है। खैर चलिए, प्रश्न नंबर 13, विकल्प नंबर सी। तो आगे बढ़ते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी अत्यधिक प्रसिद्ध और प्रभावी पुस्तक का लेखन कार्य कितने वर्षों में संपन्न किया था? ये हम लोगों ने इसके पहले चर्चा कर ली है। ठीक है, 1764 से लिखना शुरू करते हैं, 1764 से लिखना शुरू करते हैं और 1776 में ये प्रकाशित होती है, बल्कि कहिए कि 9 मार्च 1776 को वेल्थ ऑफ नेशन एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित होती है। तो इसमें उत्तर हो गया क्या बच्चों? विकल्प बी, अर्थात 12 वर्ष। ये सही है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न नंबर 15, एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो कमियां थी, एडम स्मिथ के द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो कमियां थी उन्हें दूर करने का सबसे प्रभावी प्रयास किया गया था। इसमें हमने हर उस पक्ष को, तथ्य को यहां पे उठाया है जो प्रश्न के रूप में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इससे आप लोग जो है, अब जो ये सेशन हम लोग का चलेगा ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू सेशन अर्थशास्त्र की परिभाषा पे चलेगा, एक सेशन और इसका चलेगा। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला जो सेशन है वो पहले ही कंप्लीट हो चुका है। अब
मतलब अर्थशास्त्र की परिभाषा से संबंधित आपकी परीक्षा में जितने प्रश्न पूछे गए हैं विगत के वर्षों में, उन सभी प्रश्नों का संकलन अलग सेशन में हम लोगों ने उसको कंप्लीट किया है, देखा है। अब हम लोग एमसीक्यूज देख रहे हैं अर्थशास्त्र की परिभाषा पर बन सकने वाले सभी संभावित प्रश्नों को यहाँ पे एमसीक्यूज के रूप में आपके सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इसमें कहीं से भी प्रश्न आए ना बच्चों, तो आप लोगों से वो प्रश्न जो है वो छूटने ना पाए, गलत ना होने पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 पढ़िए। एडम स्मिथ द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा में जो कमियां थी उन्हें दूर करने का सबसे प्रभावी प्रयास किसके द्वारा किया गया था? मिल के द्वारा नहीं किया गया था, मिल स्वयं एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे। एसी पिगू के द्वारा किया गया था, कैनन के द्वारा किया गया था, नहीं मिल के द्वारा भी किया गया था, सॉरी जेएस मिल के द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, एससी पिगू के द्वारा किया गया था, एसी पिगू के द्वारा किया गया था, कैनन के द्वारा किया गया था, मार्शल के द्वारा किया गया था। अब बड़ी संकट की स्थिति है कि सर कह रहे हैं कि इन तीनों के द्वारा किया गया था, एसी पिगू के द्वारा किया गया था, कैनन के द्वारा किया गया था, मार्शल के द्वारा किया गया था। और प्रश्न पूछ रहा है कि सबसे प्रभावी प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सबसे प्रभावी, प्रश्न को पढ़ करके उसके निहितार्थ को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे प्रभावी प्रयास इनके द्वारा भी प्रयास किया गया था। जो अर्थशास्त्र की एडम स्मिथ द्वारा धन केंद्रित परिभाषा दी गई थी ना, उसको उसमें जो कमियां थी, विसंगतियां थी, खामियां थी, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास इन तीनों अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया था। लेकिन सबसे प्रभावी प्रयास किसका माना जाता है? मार्शल का माना जाता है। इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 15 में जो उत्तर लगाएंगे ना, अगर यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए बच्चों, तो इसमें जो आप उत्तर लगाएंगे वो सबसे सटीक, सबसे बेहतर और सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? वो होगा बेटा मार्शल के द्वारा दी गई किया गया प्रयास। ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव अटेम्प्ट वाज मेड टू रिमूव द शॉर्टकमिंग इन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय एडम स्मिथ। तो मोस्ट इफेक्टिव अटेम्प्ट वाज बाय अल्फ्रेड मार्शल। ठीक, चलिए अल्फ्रेड मार्शल ने, हमने आपसे कहा कि अल्फ्रेड मार्शल की जो किताब 1890 में प्रकाशित होती है ना, तो उस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के उनके पूर्ववर्ती जो कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री द्वारा जो विचार दिया गया था और उस विचार के कारण जो उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ रहा था, उस विचारधारा में या उस विश्लेषण में जो कमियां थी, ठीक है, जो खामियां थी, उसको दूर करने का बड़ा ही सार्थक और सफल प्रयास किया गया है मार्शल के द्वारा। और मार्शल ने अपना जो ये काम किया है वो अपनी पुस्तक में किया है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1890 में प्रकाशित होती है। क्लियर है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा मार्शल ने धन केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा के अंतर्गत जो भी कमियां थी उनको दूर करने का बहुत ही सार्थक और सफल प्रयास किया है। क्लियर है? तो मार्शल इसमें आ गया बच्चों। प्रश्न नंबर 15 का विकल्प डी सही होगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 16। एडम स्मिथ के नेतृत्व में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के प्रमुख दुष्प्रभाव क्या हुए? दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त, जब ऐसा आ जाए ना, ऐसे शब्द आ जाया करे ना, तब वहां पे आप लोगों को सचेत हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि इसका जरूर कुछ विशेष अर्थ है, अभिप्राय है। ठीक है, तो एडम स्मिथ के नेतृत्व में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा के प्रमुख दुष्प्रभाव क्या हुए? दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। व्हाट वर द मेन साइड इफेक्ट ऑफ द मनी related definition of economics given by eminent economists under the leadership of Adam Smith? Select the most appropriate option from the given options. ठीक, तो इसमें है श्रम के शोषण में वृद्धि। श्रम के शोषण में वृद्धि होती है जब मनुष्य को के सभी प्रयासों का केंद्र धन होगा, धन ही सर्वोच्च, धन प्राप्त करना ही सर्वोच्च उद्देश्य होगा, तो जाहिर सी बात है कि सभी प्रयासों का केंद्र बिंदु धन प्राप्त करना ही होगा। तो जब धन प्राप्त करने का ही प्रयास सबसे मुख्य प्रयास होगा, तो उसमें आपका शोषण हो रहा है कि आपका पोषण हो रहा है, इससे मतलब नहीं होगा। व्यक्ति क्या सोचेगा कि धन कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो रहा। तो जो पूंजीपति वर्ग थे, जिनके हाथ में पूंजी केंद्रित थी, पूंजी ज्यादा थी, वो उद्योग धंधों की स्थापना करते हैं, उद्योग धंधों की स्थापना करके और श्रमिकों का नियोजन करते हैं वस्तुओं के उत्पादन के लिए। ठीक है, इन लोगों ने सेवाओं की बात ही नहीं की थी, इसलिए हम सेवा नाम नहीं ले रहे हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में दो प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है, या तो वो वस्तुएं होती हैं, गुड्स होती हैं, या फिर सेवाएं या सर्विसेज होती हैं। वस्तुओं को हम लोग भौतिक वस्तु कहते हैं और सेवाओं को हम लोग अभौतिक वस्तु या अप्रत्यक्ष वस्तु कहते हैं। ठीक है, खैर, तो अमूर्त वस्तु कहते हैं। तो जब
पूंजीपति या उद्योगपति पैसा लगा करके, पूंजी लगा करके उत्पादन का कार्य करेगा तो उसका भी उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करना होगा। तो जब मजदूरों को ज्यादा वो पारिश्रमिक देगा तो उसके और लाभ की में कमी होगी, तो धन उसके ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगा, तो उसको उसके इस उद्देश्य में धन को ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना हो। ठीक है, इसमें जो है व्यवधान आएगा। तो इस क्रम में क्या करता है, पूंजीपति के द्वारा श्रमिकों का शोषण होता है, उनको उतना ही दिया जाता है जितना में वो उस फैक्ट्री में आकर के 8 घंटे तरीके से, सलीके से, पूरे अपने क्षमता के साथ कार्य कर सकें, उससे ज्यादा उनको पूंजीपति पारिश्रमिक नहीं उपलब्ध कराता है, और ये कारण बनता है श्रम के शोषण में वृद्धि करता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन को बढ़ावा, जैसा हमने इसके पहले आपसे कहा कि उत्पादन का, धन का एकमात्र स्रोत उत्पादन है। उत्पादन किससे प्राप्त होता है, उत्पादन का आधार क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। तो उत्पादन बढ़ाने के क्रम में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक और अधिक दोहन अर्थात शोषण के स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग व्यक्ति करने लगता है, और इस क्रम में क्या होता है, धन को केंद्र में रख करके किए गए प्रयास का प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के अतिशय दोहन को बढ़ावा मिलता है। समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, समाज 2 वर्गों में बंट जाएगा। ठीक है, जब समाज के केंद्र बिंदु में ये मूल्य निहित कर दिया जाए कि धन ही सब कुछ है, तो सभी लोग धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो धन प्राप्त करेगा कौन, जिसके पास पहले से ही धन हो, जो पूंजीपति हो, पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक है, तो समय के साथ क्या होगा, पूंजीपति वर्ग अर्थात धनी वर्ग और गरीब वर्ग, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो समय के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि पूंजीपति वर्ग पूंजी से और पूंजी लाभ के रूप में प्राप्त करते हुए अपने धन की मात्रा को बढ़ाता जाएगा, और श्रमिक वर्ग क्या करेगा, शोषित होते होते जो है वो भी गंवाता जाएगा। तो दोनों में अंतर, दोनों के बीच में, धनवान और गरीब के बीच में अंतर समाज में जो है वो खाई जो है वो चौड़ी होती जाएगी। ठीक है, तो समाज में आर्थिक असमानता में वृद्धि होगी। ये सभी प्रभाव होंगे, इसलिए इसमें उपयुक्त सभी होगा। इसीलिए आपसे पूछा गया सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसा हमने आपसे कहा, हड़बड़ी में हम लोग कर जाते हैं गड़बड़ी, और देखा हमने कि एडम स्मिथ के नेतृत्व, एडम स्मिथ को हमने पढ़ा है बड़े अच्छे से, धन के नीति परिभाषा उन्होंने जो दी है और उसके सभी पक्षों से अवगत हैं, बहुत मेहनत किया उस पर। ठीक है, और परीक्षा में प्रश्न आ गया तो बाछे तो खिल जाना स्वाभाविक है कि अरे वाह, जो पढ़ा है वो प्रश्न आ गया, बड़ा तरीके से, सलीके से हमने इसको पढ़ा है, बड़ी अच्छी होल्ड है हमारी इसके ऊपर, ये तो प्रश्न हमारा सही होगा ही होगा। और उसी हड़बड़ी में आप क्या करते हैं, प्रश्न पढ़ा और देखा श्रम के शोषण में वृद्धि, हाँ भाई श्रम के शोषण में वृद्धि तो होती है, हमको बताया गया, हमने पढ़ा भी है, लगाया प्रश्न नंबर 16 का विकल्प ए और बढ़ गए प्रश्न नंबर 17 की तरफ। ठीक है, और आप इसको सही जोड़ रहे हैं, इस प्रश्न को आप सही जोड़ रहे हैं कि हमने सही किया है, लेकिन बाद में जब आप चर्चा होती है या उसको थॉरली चेक करते हैं तो आप अपना माथा पीट लेते हैं कि हे प्रभु ये क्या हो गया, ये क्या कर लिया हमने। एक कहा जाता है कि कुल्हाड़ी पे पैर मारना, ठीक है, या एक होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने से ज्यादा गलत जो है संकेत कौन देता है, कुल्हाड़ी कहीं पड़ी है ढूंढ ढांड के उस पे पैर मारना, सायास कहा जाता है। खैर चलिए, तो उपयुक्त सभी होगा बच्चों। इसमें श्रम के शोषण में वृद्धि, धन को केंद्र में रख करके अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का जो प्रयास किया गया है कि एडम स्मिथ के द्वारा, और एडम स्मिथ के समर्थक अर्थशास्त्रियों के समूह, जिसको प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहेंगे, के द्वारा उसका जो दुष्प्रभाव हमारे बीच में दिखाई देता है वो क्या होता है, श्रम के शोषण में वृद्धि होती है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बढ़ावा, अतिशय दोहन को बढ़ावा मिलता है, समाज में आर्थिक असमानता में भी वृद्धि होती है, और विकल्प डी उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी प्रश्न आएगा बच्चों तो आप लोग अपने आप को पूरी तरह से काम करके, शांत करके एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे और प्रश्नों पर फोकस्ड रहेंगे। वैसे भी आत्मज्ञान कब मिलता है, एग्जामिनेशन हॉल में मिलता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, और वहां पर लगता है ना कि जो बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को अंतर्ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक उसी तरह का कंसंट्रेशन होता है हम लोगों के दिमाग का उस समय जब हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट करना है कि हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, पर प्रश्नों को थॉरली पढ़ करके, अभी थॉरली पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक प्रश्न को 4 बार पढ़ रहे हैं, एक बार में इतना कंसंट्रेट होकर पढ़िए कि उसका जो भी एब्स्ट्रैक्ट है उसको आप जो है समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद से चारों विकल्प देख लीजिए और खट से उत्तर मारिए, आगे बढ़िए। खैर, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक निम्न में से कौन है, प्रश्न नंबर 17 क्या है, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक निम्न में से कौन है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पहला है,
एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी दूसरा है, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स तीसरा है, और द मेजर ऑफ वैल्यू ये है चौथा, ठीक है। तो इसमें उत्तर क्या हुआ ऐसे बेटा, इसमें उत्तर सही हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक का नाम है, जो कि प्रकाशित हुई है 1890 में, और इसी पुस्तक में जो उन्होंने अपना कार्य किया है उससे नव प्रतिष्ठित संप्रदाय की स्थापना होती है, और नव प्रतिष्ठित मतलब न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, इसके संस्थापक ये मार्शल साहब ही माने जाते हैं, ठीक। तो मार्शल जो है नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समूह के सबसे प्रमुख नाम है, इनको संस्थापक भी कहा जाता है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स का। और उनकी पुस्तक जिससे ये विचारधारा आगे बढ़ती है, ठीक है, समाज में स्थान पाती है, वो कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब इसमें तो जो पहला है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, ये रिकार्डो की पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है, ये रिकार्डो की पुस्तक है, और ये इन्होंने 1823 में प्रकाशित किया था। कब किया था बच्चों, 1823 में, क्लियर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये पुस्तक है रिकार्डो की, इसको इन्होंने प्रकाशित किया था 1823 में, नहीं बच्चों ये 1817 है, 23 है, थोड़ा सा इसमें एक बार चेक कर लेते हैं, कर लेंगे, 1817 है शायद, ये 1717 ही है, ठीक है। और इसमें इन्होंने अपने ये जो ना, ये रिकार्डो की बहुत ही फेमस पुस्तक है, इसको भी हल्के मत लीजिएगा। ये मार्शल की कैटेगरी के भी इकोनॉमिस्ट हैं। जब हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, तो इसमें सब जगह ये रिकार्डो साहब हमारे पीछे पड़े रहेंगे। रिकार्डो को पहचान लीजिए आप लोग, क्लियर। तो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन ये रिकार्डो की पुस्तक है, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में थियरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ये विचार दिया था इन्होंने, लेबर थियरी ऑफ वैल्यू का विचार दिया था, थियरी ऑफ रेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इन सब तथ्यों को, इन सब विचारों को प्रतिपादित किया था इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन नामक अपनी पुस्तक में, जो कि 1817 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। अब दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जेएस मिल की पुस्तक है। ये प्रकाशित होती है बच्चों 1848 में, 1848 में। ये कब प्रकाशित हुई, कभी कभी ना आपसे ये भी देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपसे ये पूछ ले कि इन पुस्तकों का प्रकाशन, दो सूची दे दे, प्रकाशन वर्ष दे दे सूची को सही समय सुमेलित करने के लिए। तो ये हो गया हमारा 1817, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ये जेएस मिल की पुस्तक है, ये है 1848 में प्रकाशित हुई है, 1848 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो जेएस मिल की पुस्तक है, इसमें इन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फिलॉसफी को अर्थशास्त्र के साथ संयुक्त करके और स्थापित करने का प्रयास किया है। एक इनका बहुत बेहतर प्रयास है, ठीक है। और प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट के संबंध में जब ये चर्चा करते हैं, कहते हैं कि लिमिटेड इंटरवेंशन होना चाहिए। लिमिटेड इंटरवेंशन होना चाहिए मतलब कहते हैं कि गवर्नमेंट को जो है आर्थिक गतिविधियों में, कौन, जेएस मिल, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि 1848 में प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिलॉसफी को इकोनॉमी से संयुक्त करके दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है, जोड़ने का प्रयास किया है दोनों विषयों को, ठीक है। और रोल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार की भूमिका को भी इन्होंने यहाँ दिखाया है और माना है कि सरकार को सीमित भूमिका निभानी चाहिए आर्थिक गतिविधियों में। आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्र में सरकार को अहस्तक्षेपकारी नीति अपनानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे सरकार की भूमिका अपरिहार्य हो जाती है। जैसे वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, शिक्षा के का प्रचार और प्रसार, उसको बढ़ावा देना, ये सरकार की भूमिका, इसमें सरकार को भूमिका निभानी चाहिए। कहते हैं पॉवर्टी एलिवेशन मतलब कि गरीबी निवारण के संबंध में सरकार को अपनी भूमिका निभाना चाहिए। और कुछ वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो कि सार्वजनिक वस्तुएं कही जाती हैं, इसको प्रोवाइड करने में और इसको उपलब्ध कराने में, इसकी सुविधा को बढ़ाने में भी सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में भी ये अपना विचार देते, क्लियर। तो ये जो है
प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में जेएस मिल साहब अपना विचार व्यक्त करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जैसे हमने आपसे कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित होती है और इसमें इन्होंने अर्थशास्त्र से संबंधित दिए गए अपने पूर्ववर्तियों के विचारों, पूर्ववर्ती कौन, जो एडम स्मिथ के नेतृत्व में जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए गए थे, मुख्य संकल्पनाएं, सिद्धांत इत्यादि प्रतिपादित किए गए थे, विचार व्यक्त किए गए थे, उन सब में जो कमियां थी, खामियां थी, उसको दुरुस्त करके और उसको और बेहतर करने का प्रयास किया, उसको सुधार करने का प्रयास किया। और इसीलिए इनके इस प्रयास को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट प्रयास माना गया। और प्रयास को इनके प्रयास को चिन्हित करने के लिए इनको 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहा गया और 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की स्थापना का श्रेय दिया गया। ठीक है। डी है द मेजर ऑफ वैल्यू। तो द मेजर ऑफ वैल्यू जो है वो पूरा नाम नहीं है, द मेजर ऑफ वैल्यू स्टेटेड एंड इलुस्ट्रेटेड। ठीक है, स्टेटेड वैल्यू, स्टेटेड एंड इलुस्ट्रेटेड, इलुस्ट्रेटेड। ठीक है, ये पूरा नाम है। ये जो पुस्तक है ये जेबी माल्थस के द्वारा दी गई थी, जेबी से नहीं, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के द्वारा दी गई थी। और ये पुस्तक जो है, इस पुस्तक के प्रकाशन का वर्ष है बच्चों 1823। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज ये हो रहा था ना कि 1817 ये है और 1823 प्रकाशन वर्ष ये है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन हो रहा था। खैर, तो माल्थस ने इसमें क्या दिया है अपनी इस पुस्तक में, द मेजर ऑफ वैल्यू स्टेटेड एंड इलस्ट्रेटेड, जो 1823 में प्रकाशित हुई है, उसमें इन्होंने वैल्यू थ्योरी दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, मतलब उत्पादन की लागत का निर्धारण करने का प्रयास किया है और मूल्य के निर्धारण का प्रयास किया है। ठीक है, रिकार्डो के सिद्धांतों की आलोचना भी इस अपने उसमें की है, अपनी इस पुस्तक में की है। ठीक है, माल्थस ने। खैर, तो इस डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का यहाँ पे विकल्प, जो सही विकल्प है वो क्या है? सी है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित होती है? इसे बहुत चर्चा नहीं करेंगे, इसके बारे में काफी चर्चा होगी। 1890 में प्रकाशित होती है। प्रश्न नंबर 19। ठीक है, नव परंपरावादी अर्थशास्त्र के प्रवर्तक, नव परंपरावादी मतलब नियो क्लासिकल, नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जन्मदाता है। ये थोड़ा सा गलत आ गया, देखिए कुछ चीजें जो होती है ना ये थोड़ा सा विचित्र हो जाती हैं। खैर, तो डीएस रॉबर्टसन नहीं है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन नहीं है, पीगू नहीं है, अल्फ्रेड मार्शल नहीं है। पीगू भी न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ये इनके बाद आते हैं और इनको कहा था कल्याण अर्थशास्त्र की नींव इन्होंने रखी थी। कल्याण अर्थशास्त्र का पिता इनको कहा था, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पिता डॉक्टर एसी पीगू को कहा था। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल जो है वो नव परंपरावादी अर्थशास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं अपनी उस पुस्तक के कारण, जो कि 1890 में प्रकाशित होती है, जिसका नाम होता है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। लास्ट क्वेश्चन कौन सा इसमें? निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक मार्शल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट ऑथर्ड बाय मार्शल? द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये पुस्तक प्रकाशित होती है 1879 में और ये पुस्तक है मार्शल की। तो मार्शल इस पुस्तक के लेखक या रचयिता या प्रणेता है। ठीक है, तो ये विकल्प तो नहीं होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक के लेखक मार्शल नहीं है? ठीक, प्योर थियरी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक वैल्यू, ये भी प्रकाशित होती है बेटा 1879 में और इस पुस्तक के लेखक भी मार्शल साहब हैं, इसलिए विकल्प बी भी यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा क्या है? एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये प्योर थियरी ऑफ फॉरेन ट्रेड के बाद एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये भी मार्शल की ही पुस्तक है। और ये प्रकाशित कब होती है बेटा? ये प्रकाशित होती है 1892 में और इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक मार्शल हैं। मतलब अब बचता है हम लोगों के सामने सिर्फ एक विकल्प जिसपे आप आंख बंद करके और टिक लगा करके और सही अपने उत्तर को कर सकते हैं, वो बचता है हमारा डी। जाहिर सी बात है कि चारों में से कोई तो एक ऐसी पुस्तक है जिसके लेखक मार्शल नहीं है। तो जैसा हमने आपसे कहा था इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये 1879 में मार्शल के द्वारा प्रकाशित लिखी गई पुस्तक प्रकाशित होती है 1879 में। प्योर थियरी ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड डोमेस्टिक वैल्यू, ये भी मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक है जो कि 1879 में ये भी प्रकाशित होती है। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये 1892 में
प्रकाशित होती है, इसके भी लेखक मार्शल साहब ही हैं। अब इसमें लास्ट बचता है वैल्यू कैपिटल एंड रेंट। वैल्यू कैपिटल एंड रेंट ये जॉन क्लार्क के द्वारा लिखी गई है, जो 1899 में प्रकाशित होती है। ये इसकी लेखक कौन है? जॉन क्लार्क। अब देखिए, कभी कभी आपकी परीक्षा में पुस्तक और उनके लेखक का नाम पूछ लेता है, या तो सूची मैच करने के लिए दे देगा, कॉलम मैच करने के लिए दे देगा, या फिर किसी विशेष पुस्तक का रचयिता या लेखक कौन है ये एक पर्टिकुलर बुक के आधार पर पूछ सकता है। ठीक है, तो जो बुक्स आपको दिखाई देती हैं एग्जाम अपने इकोनॉमिक्स की, जो भी बुक आपके पास होगी उसमें आप पढ़ते होंगे, कोई भी अगर बुक किसी लेखक की दिखाई देती है, इकोनॉमिक्स की दिखाई देती है, तो उसको तत्काल अपने एक पेज बना लीजिए अपने कॉपी में, जहाँ नोटबुक में नोट करते हैं पुस्तक उसके लेखक, ऐसे कर लीजिए। हालांकि इसको भी हम कराएंगे एक सेशन में 40-50 पुस्तक ऐसी होंगी जो कि मुख्य पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और उनके लेखक महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उसको भी हम लोग एक जगह पे कंसाइज करेंगे, एक जगह पे उसको इकट्ठा करेंगे। ठीक है, वो भी 1 घंटे का सेशन किसी दिन चलाएंगे। क्लियर? तो वैल्यू कैपिटल एंड रेंट ये लिखा है जॉन क्लार्क ने, ये प्रकाशित हुई 1899 में और 1899 में ये पब्लिश होती है। और इसमें इन्होंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी को स्पष्ट किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कैपिटल एंड रेंट इसको भी स्पष्ट किया है, एथिकल डायमेंशन भी इस पुस्तक में है। ठीक है, जिसमें वो कैपिटलिज्म को डिफेंड करते हैं। ठीक है, और कैपिटलिज्म को जो एथिकल डायमेंशन इस पुस्तक का है ना, जिसमें वो कैपिटलिज्म को डिफेंड करते हैं, तो कैपिटलिज्म को डिफेंड करने के लिए वो क्या करते, किस प्रकार का तर्क देते हैं? वो कहते हैं क्लार्क महोदय कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, ठीक है, जो एक प्रतिस्पर्धी बाजार वो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, समुचित वितरण को वो तरजीह देता है या प्रेशर देता है, उसको आगे बढ़ाता है, जिसकी वजह से प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग को उसका उत्पादन में अपना हिस्सा फेयरली प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसके एथिकल जो डायमेंशन है वो क्या है कि ये कैपिटलिज्म को या पूंजीवाद को इस आधार पर समर्थन देते हैं कि प्रतिस्पर्धा के द्वारा, ठीक है, प्रतिस्पर्धा के द्वारा और कॉम्पिटिटिव मार्केट के द्वारा, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धी बाजार के द्वारा ये निर्धारित निश्चित हो जाता है, या ये बेहतर तरीके से निश्चित होता है कि उत्पादन में किसको कितना अंश मिलेगा। जिसका जितना योगदान रहेगा उत्पादन करने में, उतना ही अंश एक कॉम्पिटिटिव मार्केट उसको प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? इस आधार पे एथिकल बैकग्राउंड पे इसका समर्थन करते हैं पूंजीवाद का। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आज का 20 प्रश्न। और आज के इस 20 प्रश्न के आधार पर मुझे उम्मीद है कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के विविध महत्वपूर्ण पक्षों की चर्चा हम लोगों ने की, उसका विश्लेषण हम लोगों ने किया। इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, इसको जो फैक्ट्स, इसके जो भी चीज़ें आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें इसी तरह के 20 प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे हम लोग, और महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में चर्चा करेंगे। ऐसा करते करते हम अपने अंदर वो आत्मविश्वास जरूर प्राप्त करने की स्थिति में आ जाएंगे, जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हमारी सफलता की इबारत लिखने का काम करेगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, अगले 20 प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू वेरी मच।